हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए कल के होने वाले एग्जामिनेशन हिंदी 50 का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन में से मिलेंगे। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर देता हूं और आप लोग देख लीजिए शुरू से अंत तक। और लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को ऐसा ट्रिक दूंगा जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। आज कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स का हिंदी 50 और इंग्लिश 50 या मैथिली 50, हिंदी 100 का एग्ज़ाम हुआ है, कल आप लोगों के लिए है। आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो बिना समय गंवाए आइए चलिए देखते हैं आज के 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आज 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना जो है वो है संजीवनी। खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना वो संजीवनी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। ऑप्शन ए इसका दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, संजीवनी की कथा वस्तु किस प्रकार की है? तो संजीवनी की जो कथा वस्तु है वो पौराणिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोगों को मैं बता दूं, देखे होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। आपको लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी 50 का तीन वीडियो अपलोड किया गया है। एक तो 103 वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसमें एक है पूरा का पूरा संजीवनी पार्ट से, दूसरा है पासानी से और एक है व्यवहारिक हिंदी से। तो व्यवहारिक हिंदी से क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं, तो व्यवहारिक हिंदी पे जो वीडियो बना है उसको आप जरूर देख लीजिए और संजीवनी पासानी का भी देख लीजिए। वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पाठ्यपुस्तक से। और हिंदी अगर मैथिली 50 का है तो मैथिली 50 का 4 वीडियो अपलोड किया गया है। तो एक तो 50 का जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे 50 क्वेश्चन डिस्कस किया गया और 3 वीडियो है उसके अलावा। एक कृतिराज कमल का है, एक संकलन का है और एक चिंतन प्रभा का है। वो 3 वीडियो निश्चित रूप से अगर आप नहीं देखे हैं, अगर वो क्वेश्चन कवर नहीं है तो बार बार देखिए, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम हुआ है मैथिली 50 का उस 3 वीडियो में से 46 क्वेश्चन था। मैं बोलने के लिए तो 50 क्वेश्चन ही बोल सकता था, लेकिन 46 क्वेश्चन है। अगर आपको मिलाना है तो आंसर की भी अपलोड है और 3 वीडियो भी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप हम पे विश्वास कीजिए और वो तीनों वीडियो को 1-2 बार निश्चित रूप से देख लीजिए। वही 3 वीडियो में से क्वेश्चन आपका आने वाला है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। आज के 50 प्रश्न में से चौथा जो प्रश्न है वो है, उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है? उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा होगा सोहनलाल द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है, कच्छ के पिता कौन थे? तो कच्छ के पिता बृहस्पति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संजीवनी से है। कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे और कच्छ शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे, जहाँ पे उन्हें देवयानी से मुलाकात होता है। देवयानी को कच्छ के प्रति प्यार जागता है और वो अपना बाद में इच्छा जाहिर करती है, लेकिन कच्छ उसके प्रस्ताव को नहीं मानते हैं और उन्हें बोलते हैं, जो मैं तुम्हें अपना बहन के रूप में मानती हूँ, इससे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बाद में देवयानी कच्छ को श्राप दे देती है और कच्छ भी वापस उसको श्राप दे देता है। चलिए तो छठा क्वेश्चन है, शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? ये शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। सातवां प्रश्न है, संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? तो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के जानकार थे। आठवां प्रश्न है, संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो संजीवनी काव्य की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो वो है खड़ी बोली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नवा जो प्रश्न है वह है, संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है? तो संजीवनी काव्य में संजीवनी जीवन दायिनी विद्या है। इस विद्या से मरे हुए लोग को पुनः जीवित किया जा सकता था और यह विद्या शुक्राचार्य के पास थे। और जब देवासुर संग्राम हुआ था, अर्थात देव और असुर के बीच में संग्राम हुआ था, तो जितने भी असुर मारे जाते थे देवताओं के द्वारा, उन्हें शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर देते थे। इस प्रकार यह युद्ध बहुत लंबा खींचा जा रहा था, इसलिए वो संजीवनी विद्या सीखने के लिए कच्छ शुक्राचार्य के पास आए और अंततः
और उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान हो गया। 10वां प्रश्न, देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जान ही गए होंगे, शुक्राचार्य के आश्रम में। 11वां प्रश्न, छायावादोत्तर युग से संबंधित निम्न में से कौन कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। पाषाणी इनके द्वारा ही लिखा गया है। गंगावतरण की रचना शैली क्या है? तो गंगावतरण की रचना शैली जो है वो है गीति नाट्य शैली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, उग्र तप का कर रहे जयगान ओ भागीरथ जो मनुष्य महान, यह पंक्ति किस रचना? तो आप ये पढ़ के ही समझ गए होंगे, गंगावतरण से, क्योंकि भागीरथ के द्वारा ही गंगा को धरती पर लाया गया था। 14वां प्रश्न है, ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किस रचना से? तो ये होगा गंगावतरण ए, क्योंकि ब्रह्मा का जो है तपस्या करके प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर लाने का प्रार्थना किए थे भगीरथ के द्वारा। 15वां प्रश्न है, भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है? भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है? तो इसका होगा सही उत्तर पाषाणी 15 का ए। 16वां प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम के कथानक से प्रेरणा किस रचना में ली गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है, संध्या से प्रातः काल तक की रागनियों में ही किस रचना के सारे गीत बंधे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाणी, ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न, अहल्या का संबंध किस रचना से है? तो अहल्या का संबंध पाषाणी से है। पाषाणी का अर्थ होता है पत्थर। इंद्र के द्वारा जो उन्हें उनके सतीत्व का भंग किया गया था, जिसके फलस्वरूप गौतम ऋषि के द्वारा अहल्या को पाषाणी बनने का श्राप दे दिया गया था और अहल्या पाषाणी बन गई। बाद में जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र के साथ जंगल प्रस्थान किए तो उसी समय विश्वामित्र के आदेश पर अहल्या को पाषाणी से मुक्त किए थे। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? तो आप जान गए होंगे, अहल्या होगा इसका राइट आंसर। 20वां प्रश्न है, पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाणी, ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हिंदी पूरे भारत में सबसे अच्छा है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न, राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन्होंने कहा जो राष्ट्रभाषा का प्रचार करना राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। 23वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न है, हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है? तो हमारे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला चलता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 24 का। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो लाता हूं। तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा किसी भी दिए गए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम कल समाप्त होगा तो मैं आप लोगों के लिए आंसर भी लेकर आऊँगा, तो वहाँ भी आप अपने उत्तर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपका थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम भी होगा, और अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो फटाफट बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने कम से कम 2-4 फ्रेंड्स के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की जो भाषा होता है वो राजभाषा कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, अष्टम अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए इसमें 3 भाषा ऐसे होंगे जो अष्टम सूची में शामिल होगा, एक भाषा ऐसा होगा जो शामिल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगही, 26 का
डी मगही को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है और 2004 में मैथिली को भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है? तो 343 से 351 तक जो चर्चा किया गया वो राज्य भाषा नीति का। 343 से 321 संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें 343 से 351 तक राजभाषा नीति का उल्लेख किया गया है। इस संविधान के अनुच्छेद से भी 3-4 क्वेश्चन रह सकता है, 5 क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक बातों को देखिए। 28वां प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा 10 जनवरी। और अगर आपसे पूछा जाए जो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा निश्चित रूप से 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हुई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही भारत में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों के लिए मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझा रहा हूं ताकि कुछ और क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग गलत नहीं करें। तो 14 सितंबर जो है वो भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन हैं? राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन है? तो क ख ग। 31वां प्रश्न, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 32वां प्रश्न, संसदीय राज्यसभा समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1976 में। 33वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन है? तो इसका राइट आंसर बिना कोई शक और शंका का जो होगा वो हो जाएगा हिंदी। 34वां प्रश्न है, संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संक्षेपण के गुण में संक्षिप्तता तो शामिल है ही, स्पष्टता भी होना चाहिए, शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। कौन सम्मिलित नहीं है? संक्षिप्तता। संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो शुद्धता भी होना चाहिए, स्पष्टता भी होना चाहिए और संक्षिप्तता भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? तो सरकारी पत्र का जो कच्चा रूप होता है वो प्रारूपण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 37वां प्रश्न, मूल अवतरण के 1/3 शब्दों में क्या लिखा जाता है? तो संक्षेपण को छोटा करके लिखा जाता है और एक उपयुक्त शीर्षक दिया जाता है। 38वां प्रश्न, चिराग तले अंधेरा कहावत का क्या मतलब है? तो चिराग तले अंधेरा का जो मतलब होता है वो होता है अपनी बुराई नहीं देखना। ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न, ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ होता है? यानी कि केवल बाह्य प्रदर्शन। सही बात है। ऊंची दुकान फीकी पकवान यानी कि नाम बहुत बड़ा और दर्शन छोटे। 40वां प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या तात्पर्य होता है? यानी कि जो ओछ होता है वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। गगरी में आधा पानी में, देखिए इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट जो इससे उठा के ऑप्शन में दे देगा वो नहीं होगा। लाचारी दिखाना, डिंग हाँकना, ये 40 का जो हो जाएगा सी, डिंग हाँकना। चलिए देखते हैं अगला है, एक तो 8 आंसू रोना, इसका अर्थ हो जाएगा खूब रोना। ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न है, कल पढ़ना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना। 43वां प्रश्न, अंधा बनना का अर्थ, तो अंधा बनना का अर्थ होगा धोखा देना, अंधा बनाना है धोखा देना हो जाएगा। 44वां प्रश्न, रंग जमना
रंग जमना का मतलब होता है जो धाक जमाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45वां प्रश्न है हाथ मलना, हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 40वां प्रश्न एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है, तो एप्लीकेशन का जो अर्थ होता है वो होता है, एप्लीकेशन का जो अर्थ हो जाए वो हो जाएगा आवेदन। आप सभी लोग जानते हैं इस बार जो हिंदी 100 का हुआ था आज एग्जाम, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आपके गेस्ट पेपर में बहुत सारा वर्ड दिया होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत जरूर। सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। और 48वां जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 49वां प्रश्न है डायरेक्टोरेट का तात्पर्य होता है, 40 में जो दिया हुआ है वो होता है निदेशालय, ऑप्शन सी। और 50वां इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, ऑप्शन ए। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके कल के होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथिली 50 का भी मैं आप लोगों के लिए 10 बजे रात तक भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करके जाएं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए अभी के लिए मैं आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद।